हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने आपको फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर करवा दिए और एक चैप्टर और है, जिससे आपकी 4 चैप्टर मिलके एक फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। ठीक है, तो 3 चैप्टर आपको हमने क्लास में करवा दिए, एक चैप्टर है, इसको आप पढ़ लो। ठीक है, आपका एग्ज़ाम भी पास में। और आपको ये करवाने का मकसद बस यही है, ये चैप्टर करवाने का जो बचा हुआ है चौथा कि सर्क्सिबल एवं सेक्शन की आपको कि 3 चैप्टर कर मतलब पढ़ने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इसका कोई टॉपिक छूट रहा है आपका, और आपको ऐसा लगता है कि भाई इसका ये टॉपिक मेरे को कम आता है या कोई दिक्कत है इसमें और ये मेरे को टफ लग रहा है, तो आपके पास एक ऑप्शन रह जाएगा कि इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ जाओ। फिर अगर इसका नहीं भी आएगा तो आप इसको कर दोगे भाई। ठीक है, इस वजह से मैं ये करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देख लो कि कार्य कार्य क्या होता है। कार्य आप पढ़ चुके हो वैसे, ये सारा अधिकतर कार्य किसी एक, देखो मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ, आप नोट्स में देख लेना भाई। ठीक है, नोट्स आपको दिख ही रहे हैं। देखो, एक कोई वस्तु है यहाँ पे और उसको कोई फोर्स लगा के, ठीक है, फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस किया, मतलब उसको विस्थापित किया कुछ डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। तो इनका जो फोर्स लगा है वो जो डिस्प्लेसमेंट क्या है वो, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वही क्या बताएगा, आपका कार्य बताएगा। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो कार्य होगा वो क्या होगा, बल वेक्टर मतलब फोर्स डॉट डॉट एक्स वेक्टर। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये बताएगा। अब आपको क्या करना है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक मिनट, हाँ, तो जैसे ही और आपको बताता हूँ, जब डॉट हटता है तो जैसे एफ है वेक्टर है एक्स वेक्टर है, जब जो डॉट हटता है तो हमेशा क्या आएगा, एफ मैग्नीट्यूड एक्स मैग्नीट्यूड और इनटू में कोस थीटा। और जो ये थीटा होता है वो बिटवीन एंगल होता है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल होता है, एफ का और एक्स का। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एफ वेक्टर है, मतलब जो फोर्स लग रहा है, मतलब सॉरी डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में। ठीक है, और जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना है, थीटा। जैसे अगर मैं बोलूँ, एक मिनट देखो, 3 केस बनाता हूँ मैं ऐसे इसके। जैसे अगर कहूँ यदि बल मतलब विस्थापन और बल एक दिशा में हो, मान लो बल इधर लग रहा और विस्थापन भी इधर हो, तो थीटा कितना हो रहा है, 0। अब ये याद रख लेना, ये सिंपल बात है कि भाई 180, अगर फोर्स इधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, थीटा कितना बन रहा है, 180 डिग्री। ठीक है, और अगर फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, या डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है फोर्स इधर हो रहा है, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। अब ये आपको पता ही है, कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 180 का मान माइनस का 1 होता है, और कोस 90 मान कितना होता है, 0 होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं। तो ये तो हो ही गया भाई, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स होगा। ठीक है, और डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एफ एक्स होगा। और डब्ल्यू यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 होगा, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मान लो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा गया था कि अगर एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे ना ये 2-3 केस है, पर अब देखो बेसिक बताने में टाइम लगता है, लेकिन इतना हमको, चलो चलो ठीक है मैं बताता हूँ। देखो, कार्य क्या होता है, बल गुना विस्थापन। ठीक है, विस्थापन, पहली बात विस्थापन बोले तो जरूरी है विस्थापन। ठीक है, बल कितना भी लगा लो, विस्थापन नहीं होगा तो कार्य कितना होगा, 0। अरे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर W इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स है, एक्स का मान अगर 0 है तो बल चाहे हो 1000, 1000 गुना 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही तो आएगा, है कि नहीं। इस वजह से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, विस्थापन जरूरी है। जैसे एक मैं बोलूँ, एक दादी माँ है, ठीक है, यहाँ पे खड़ी है दादी माँ जी हमारी। ठीक है, और ये इसके हाथ में बहुत ज़्यादा भारी सामान रखा है। ठीक है, इसने इस आदमी को कहा कि भाई ये सामान मेरे को इस पहाड़ पे लेके जाना है। ठीक है, इस पहाड़ पे माता जी का मंदिर है, वहाँ पे जा रही है मान लो ये। ठीक है, हाँ, अरे चलो ठीक है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ जा रही है। तो क्या हो रहा है कि अगर ये आदमी इस सामान को लेके यहाँ पे गया और इस बुढ़िया के साथ साथ वापस आ गया और इस बुढ़िया ने यहीं पे आके सामान ले लिया, तो इस आदमी ने फोर्स तो लगाया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, लेकिन ये वापस यहाँ आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। आपको पता है ना डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में अंतर। ठीक है भाई, डिस्टेंस तो क्या होता है,
भाई यहाँ से जब कोई आदमी स्टार्ट हुआ, मान लो यहाँ से कोई आदमी स्टार्ट हुआ, ऐसे घूम कैसे आया, ये तो कंप्लीट तो क्या है डिस्टेंस, और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद यहाँ तक आया, ठीक है, और फिर यहाँ पे आ गया। अब ऐसा नहीं है कि ये डिस्प्लेसमेंट में ये पूरा माना जाए, मतलब विस्थापन में, बिल्कुल बस ये परपेंडिकुलर, ये सीधी डायरेक्ट दूरी डिस्टेंस, वो है आपका विस्थापन। तो अगर कोई आदमी यहाँ से जाने के बाद वापस यहीं पे आ गया, तो दूरी मान लो 1-2 किलोमीटर हो गई इसकी दूरी, तो लेकिन विस्थापन यहीं पे आके बैठ गया ना ये यहीं पे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से जाने के बाद में अगर यहीं पे आ जाए तो विस्थापन क्या हो गया, 0। तो फोर्स चाहे कितना हो, लेकिन ये कितना है, 0, और 0 गुना फोर्स क्या हो गया, 0, तो कार्य क्या हो गया, 0। ठीक है भाई, ठीक है, थोड़ा समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो दोबारा बताता हूँ कि सर कार्य क्यों हो गया 0, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा भाई। ठीक है, आगे देखो, कार्य ऊर्जा प्रमेय, टाइम की कमी है इस वजह से आप डायरेक्ट अब फिलहाल थोड़ा समझने की कोशिश करना। कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन किए गए कार्य के तुल्य होता है। जैसे देखो इसमें करेंगे कैसे, देखो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, जैसे जो कार्य होगा वो क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर आएगा। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बोले तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा से क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है, तो अब मैं क्या कहना चाहूँगा कि अब एक जैसे m2-1/2 mv1², इन दोनों का अंतर, ऐसा कुछ टर्म आएगी और उनको कह देंगे ये है k2, ये है k1। ठीक है, और अंतर ही क्या आ जाएगा, डेल किया जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अब समझ में आ जाएगा। आगे देखो, तो m द्रव्यमान की वस्तु है, उस पर बल लगाकर x1 से x2 तक विस्थापित किया गया है। कितना, x1 से x2 तक, और तो उसका वेग v1 से v2 हो जाता है। ठीक है भाई, उसका वेग v1 से v2 हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने dw निकाला, dw इज इक्वल टू क्या होगा, f, एक मिनट को भाई, dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स। ठीक है, एफ डी एक्स हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर डी एक्स है तो डब्लू कार्य भी डी डब्लू होगा। ठीक है, और अगर इसका कंप्लीट करेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी सुनो मेरी बात, आपको पहले एफ बताओ, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है एम ए, और ए क्या होता है, डी वी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या करना, सॉरी डी वी अपॉन में डी टी होता है, डी वी अपॉन में डी टी। और अब क्या करना है आपको, ऊपर नीचे डी एक्स अपॉन डी एक्स से क्या करना है आपको, गुणा व भाग करना है। अब देखो डी एक्स, ये क्या बन गया, डी एक्स अपॉन डी टी, बोलो बोलो, ये बन गया वेलोसिटी। ठीक है, अब एक बात तो, ये डी वी अपॉन डी एक्स और एम वी, तो ये बन गया ना, देखो यहाँ पे, देखो डी वी अपॉन डी टी, ये मैंने बोला ये क्या बन गया, एक मिनट रुकना, ये देखो डी एक्स अपॉन डी टी, ये तो क्या बन रहा है, वी, और अब यहाँ एम वी डी वी अपॉन डी एक्स, एम वी डी वी अपॉन डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 में देखो, इक्वेशन 1 में एफ है और यहाँ पे मैंने एफ की वैल्यू निकाली है बस। अभी एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कर दोगे क्या, शाबाश। देखो समीकरण 1 है, समीकरण 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम पी डी वी अपॉन डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया। अब इधर तो देखो ये m तो कांस्टेंट है। ठीक है, और ये इधर v की टर्म हो गई, तो इसको v के रिस्पेक्ट में आप क्या कर दो, समाकलन, तो होता है क्या क्या का w होगा। तो कहने का मतलब यही कहना चाह रहा है, बोथ साइड आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी। तो डी डब्ल्यू का w, क्लास में बोलता हूँ आपको मैं, डी डब्ल्यू का w, डी एक्स का x, डी वाई का डी वाई। ठीक है, डी हब्लू का डी हब्लू, नहीं हब्लू है भाई, डब्लू एम, और यहाँ पे इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या मान लो 1। तो आपको पता है एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, और लिमिट भी रख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है वी, एन की जगह क्या है 1, तो करो 1 प्लस 1 मतलब 2, वी की पावर 2 अपॉन में 2, तो लिमिट रखोगे, एक बार क्या रखोगे
एक बार रखोगे V2 है भाई, एक बार क्या रखोगे, एक मिनट, एक बार रखोगे यहाँ पे V2 अपॉन 2, एक बार V1 अपॉन में 2, लेकिन दोनों तरफ क्या लगा रहा है, स्क्वायर। ठीक है, आप देखो आगे, आप क्या करना है, देखो। हाँ, तो आपको पता है कि ये क्या बन गया, 1/2 तो है ही, 1/2 m मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ। ठीक है, तो क्या आएगा, 1/2 mv2 स्क्वायर, 1/2 mv1 स्क्वायर। ये क्या होता है, k2 की वैल्यू, ये क्या होता है k1, और ये ही आता है डेल, क्या, डेल के भाई, डेल के इज इक्वल टू k2 माइनस का k1, यही आ गया। और यही आपके क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब सॉरी, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम है भाई ये। ठीक है, थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा पूछी जा सकती है भाई, इम्पोर्टेंट है वैसे। ठीक है भाई, और ये पढ़ चुके हो आप 11th। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई। ठीक है, लेंथी तो नहीं हो रहा है वीडियो, कोई नहीं। देखो, संरक्षिबल, संरक्षियों असंरक्षिबल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, माना किसी वस्तु को बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापित किया जाता है। यह विस्थापन x, यह विस्थापन पथ फर्स्ट एम पथ सेकंड के द्वारा किया जाता है। तो देखो इसकी डेफिनेशन देखो, संरक्षीय असंरक्षिबल क्या होता है, कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल सी है, याद रखना है। ए से बी तक जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर न करे, पथ पर निर्भर ना करे तो क्या है, संरक्षिबल है, और पथ पर निर्भर करे तो क्या है, असंरक्षिबल है। ठीक है, अब एक साथ ही दोनों याद कर लेना। इसमें संरक्षिबल में कर्ल का मान सदैव क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। ठीक है, और यहाँ पे एक बात बताता हूँ, यहाँ पे जो डब्ल्यू ए, यहाँ से आप चलो और यहाँ तक, एक मिनट, देखो यहाँ से गए यहाँ तक कितना कार्य करना पड़ा, डब्ल्यू ए बी। यहाँ से गए यहाँ तक कार्य कितना करना पड़ा, डब्ल्यू बी ए। वो हमेशा क्या होगा जी, बराबर होगा, डब्ल्यू ए बी बराबर होगा। ठीक है, अब यही कहना चाह रहा है, तो वैसे यहाँ पे ये देखो दोनों कार्य क्या होंगे, बराबर। आगे देखो, और देखो एक बात और सुन लो, यदि बिंदु बिंदु ए से बी तक बंद पथ कार्य किया जाए। क्या कहना चाह रहा है, कुछ नहीं है, कि ऐसा बोलना चाह रहा है कि जैसे यहाँ से यहाँ तक कार्य, जैसे अगर बोले ए से बी तक किया जाए और बी से ए तक किया जाए, तो दोनों कार्य को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, जीरो। जैसे अगर भाई मैं ये कर रहा हूँ यहाँ से, चलो ऐसे मान के चलो, यहाँ से यहाँ तक गया ये, और यहाँ से यहाँ तक आया, अगर ये दोनों बराबर है तो इनको जोड़ोगे, ये तो है प्लस का, ये इधर आ रहा है माइनस का, दोनों को जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा, जीरो। तो नॉर्मल सी बात है, बस आपको ये दो डेफिनेशन याद रख लेना अच्छे से, कि पथ पर निर्भर न करे, पथ पर निर्भर न करे तो क्या है, संरक्षी, और अगर करे, इसको हटा दें, करे तो क्या है, असंरक्षी। ठीक है, और कर्ल का मान इसमें क्या होता है, शून्य, उसमें क्या होता है, नहीं होता शून्य। ठीक है, कहने वाला ये यूज आएगा अभी जब इसका न्यूमेरिकल आता है, कन्फर्म आएगा एक दो न्यूमेरिकल चैप्टर से, इसलिए बोल रहा हूँ, इसको कर लेना, अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, आगे देखो, तो एक डेफिनेशन ये भी दे रखी है। ठीक है, कि किसी बिंदु पर निश्चित ऊर्जा के साथ यदि कोई पिंड गति करना प्रारंभ करे और कुछ समय पश्चात उसी बिंदु पर प्रारंभिक ऊर्जा के साथ, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ कोई बिंदु, यहाँ कुछ ऊर्जा के साथ स्टार्ट हुआ और यहीं पे पहुँचकर उसकी उतनी ही ऊर्जा है जितनी यहाँ पे थी, तो वो तो क्या है, संरक्षी। अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ और कुछ ऊर्जा लेके गया और वापस यहाँ पे पहुँचेगा तो उसकी ऊर्जा उतनी नहीं रहेगी, कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी, तो क्या है, असंरक्षी। ठीक है, तो ये तीनों डेफिनेशन ऐसे ही है, जैसे आप देख लो। इसमें क्या कह रहा है कि यदि किया गया कार्य पथ पर निर्भर करे तो क्या है, उसमें तो नहीं करे था, और इसमें क्या है, करे तो क्या है, असंरक्षी। ठीक है, आगे देखो, उसके बाद में ये देखो, ये दोनों कार्य कैसे नहीं आ रहे, सॉरी, बराबर नहीं आ रहे दोनों, इस वजह से क्या है, ये असंरक्षी। और ये देखो ये लिख रखा कि किसी बिंदु
से निश्चित ऊर्जा के साथ यदि कोई पिंड गति करना प्रारंभ करे तो कुछ समय पश्चात प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने पर ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा के समान न हो। तो उसमें क्या समान होनी चाहिए, इसमें नहीं होनी चाहिए, तो यह असरक्षीय होगा। लिख रखा है असरक्षीय बल का कर्ल शून्य नहीं होता, उसमें क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, यहाँ तक ही पढ़ते हैं आज। ठीक है, बहुत है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो इतना। ठीक है, और कल मिलते हैं। और सभी से मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, नाम किस किस का लूँ, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। पहले मेरे को इस वीडियो में आप बताना कि हाँ ये आपके लिए ठीक रहेगा नहीं रहेगा। PDF मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगा, और कोई अदर स्टूडेंट देख रहा हो तो मेरे पास मैसेज कर दे। ठीक है, उसके पास मैं पर्सनल सेंड कर दूँगा। ये अपने नंबर हो गए भाई। ठीक है, थैंक यू एंड